अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें बात करनी है सबसे पहले चीन के हवाले से, जिसे अमेरिका और रूस से जौहरी हथियारों में कमी का मुतालबा कर दिया है। जौहरी तसादुम से बचने के लिए आलमी ताकतों के मुश्तरका एलामिया के बाद बीजिंग ने वाज़ेह किया कि वो अपने हथियारों को जदीद बना रहा है, इसमें कोई वुसअत नहीं दी जा रही। जौहरी हथियारों के कंट्रोल पर चीनी महकमे के डायरेक्टर जनरल अमेरिका और रूस के पास ज़मीन पर मौजूद 90% जौहरी हथियार हैं। पहले ये ममालिक अपने जौहरी हथियारों को नाकाबिले वापसी और कानूनी तौर पर पाबंद तरीके से कम करें, फिर हमसे बात करें। चीन ने अपनी जौहरी हथियारों की पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा कि रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकतें हैं। खतरनाक हथियारों की तादाद में कमी के हवाले से पहला कदम उन्हें उठाना चाहिए। नाज़रीन, अमेरिका चीन पर अपने खदशात का इजहार कर चुका है कि बीजिंग 2027 तक 700 और मुमकिन तौर पर 2030 तक 1000 वॉरहेड्स के साथ अपने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस दावे को भी मुस्तरद किया। वाशिंगटन को ये बावर कराया गया है कि चीन ने हमेशा जौहरी सलाहियतों को पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी अपनाई है और अपनी जौहरी सलाहियतों को अपनी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी कम से कम सतह पर बरकरार रखते हैं। ये आज़म भी दोहराया गया है चाइना की जानिब से कि अपने जौहरी हथियारों को भरोसे और हिफाजत के मसाइल के लिए जदीद बनाना जारी रखा जाएगा। ये भी कहा गया कि अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का जायजा लें तो रूस के पास 6255, अमेरिका के पास 5550 जौहरी एटमी हथियार हैं। चीन के पास 350 जौहरी हथियार मौजूद हैं। अब ये मामला क्या है, क्या मसाइल हैं अमेरिका को चाइना की इस ताकत को लेकर, ख़ासतौर पर हथियार जो उसके पास वॉरहेड्स मौजूद हैं उनको लेकर, और ये जो बयान दिया गया है ये कितना ज़रूरी था और अब इसका असर क्या हो सकता है? कोई रिएक्शन सामने आ सकता है? अमेरिका की जानिब से नहीं आ सकता है। ये सारी बातें हम जानेंगे जी मोहम्मद ज़मीर असदी साहब से, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर पर ख़ास तौर पर बड़ी निगाह रखते हैं गहरी चाइना से रिलेटेड, जो भी अब चाइना पॉलिसीज बना रहा होता है या जो भी उसके मामला दीगर ममालिक के साथ चल रहे होते हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर असदी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आप मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। ज़मीर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि 5 ममालिक मिल बैठते हैं, जौहरी हथियारों के हवाले से बात होती है, जंग नहीं छिड़नी चाहिए, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ये जो पैसे हैं, जो वसाइल हैं, वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए खर्च किए जाने चाहिए। ये मुआहदा हो जाता है, सिग्नेचर्स हो जाते हैं, एलामिया सामने आ जाता है, लेकिन फिर उस एलामिये के दौरान ही हम देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि चाइना को इस तरह का बयान जो है वो देना पड़ता है। क्यों ज़रूरी हुआ चाइना के लिए कि वो अमेरिका से और रशिया से पहले ये मुतालबा करें कि जी आप कम करें फिर हम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस अहम मौज़ू पर आपने बातचीत जो है वो करने का मौका दिया। ये जो आपने ज़िक्र किया कि दुनिया की जो 5 बड़े ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास जौहरी हथियारों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, उन्होंने मिल बैठकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया कि अब हमें ये जौहरी हथियारों की जो ज़ख़ाइर है इसमें कमी करनी चाहिए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो चीन की जानिब से ये एक स्टेटमेंट आई। ये जो एक इजलास हुआ, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये इजलास आज के जो तनाज़ुर में इंतहाई अहमियत का हामिल था, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल सतह पर इन्हीं 5 ममालिक के माबैन मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो खुश आइंद नहीं हैं। ख़ास तौर पर चीन और अमेरिका के माबैन, रूस और अमेरिका के माबैन। चीन और अमेरिका के माबैन जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर तिजारती, और चीन ये कहता है कि अमेरिका की जो इंटरफेरेंस है उनकी सिंकियांग में इंसानी हकूक के हवाले से और ताइवान को लेकर जो मामलात हैं, वो इंतहाई जो है वो तनाज़ा का शिकार होते जा रहे हैं। इसके अलावा रूस और अमेरिका के माबैन यूक्रेन के हवाले से जो तनाज़ा है, उसमें काफ़ी शिद्दत आती जा रही है। तो ये एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि कम अज़ कम ये जो बड़े ममालिक हैं, इनके माबैन कोई ऐसा इत्तफ़ाक़ राय हो सके कि जौहरी जो तनाज़ा है, हम उसकी तरफ ना बढ़ें और अपने जो मसाइल हैं वो मिल बैठकर हल करें, और एक सही। किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक करें कि जनाब अगर मामलात किसी भी जानिब जाएँ, जौहरी जंग की तरफ ये ना बढ़ें। अब चीन की जानिब से ये जो स्टेटमेंट आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हाँ। चीन जो है अमेरिका और रूस के बाद जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक में ये इनसे नीचे आता है, और रूस और अमेरिका की ये कोशिश है कि चीन को ये बावर करवाया जाए कि चीन के पास जो जौहरी हथियार हैं उनकी तादाद में कमी की जाए, और इस अपना जो इनका ये दावा है कि चीन का जो जौहरी प्रोग्राम है इसमें वुसअत आ रही है, उसको कहीं न कहीं रोका जाए। जबकि चीन जो है वो इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। चीन का मौक़िफ़ ये है, क्योंकि रूस और जो अमेरिका है वो दुनिया के 90% जौहरी हथियारों के हामिल ममालिक हैं।
तो लिहाजा हम अगर आपके साथ बात करना आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें, तो इससे पहले आपको अपने जौहरी हथियारों की तादाद हमारे तक लाना होगी, कम से कम करना होगी, या फिर हमें बढ़ाने दें ताकि हम इक्वल लेवल पे बात कर सकें। तो ये इस तनाजुर में चीन की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि रशिया और अमेरिका के पास जो जौहरी हथियार हैं, वो इस दुनिया को मुतअद्दिद मर्तबा जो है, वो तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। तो चीन जो है वो बड़ा पुरअमन, क्योंकि पॉलिसी का हामिल मुल्क है, उनकी ये कोशिश है कि ये दोनों ममालिक अपने जौहरी हथियारों की तादाद कम से कम करें और इस लेवल पे लेके आएँ कि दुनिया को किसी भी किस्म के किसी जो जौहरी तनाज़ा है या जौहरी तसादुम है, उससे जो है वो बचाया जा सके। तो चीन की यही कोशिश है, ये बयान इसी तनाज़ुर में दिया गया है। और हमें ये भी समझना होगा कि चीन और रूस का जो ताल्लुक है, आजकल के दौर में ख़ास तौर पर जहाँ अमेरिका की जानिब से मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी जो मसाइल हैं, उनमें जो इंटरफेरेंस है, वो बढ़ती जा रही है। तो चीन और रूस के दरमियान जो ताल्लुक है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन और रूस के सुदूर के माबैन जो है एक इंतहाई अहम अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। दोनों एक-दूसरे पर एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं और बैनुल अक़वामी जो मसाइल हैं, उन पर एक मुत्तफ़िक़ा नुक्ता नज़र जो है, वो अपनाकर आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये बयान तो चूँकि चीन के एक नुमाइंदे की जानिब से दिया गया है, लेकिन चीन और रूस के माबैन जो एक मेजर कंट्री रिलेशनशिप है, इस बयान के तनाज़ुर में या इस बयान के बायस उसमें किसी भी किस्म की जो डिस्टर्बेंस है, वो हमें नज़र नहीं आती। नहीं, तो इसके बाद चलें रशिया और चाइना के दरमियान तो कोई नहीं आपको नज़र आता है कि कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन अमेरिका के साथ जहाँ पहले ही ताल्लुकात बहुत बार हमने देखा बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, चाहे वो ट्रंप का दौर हो या चाहे भी वो बाइडेन का दौर हो, कहीं न कहीं कोई ना कोई मसले मसाइल ऐसे होते रहते हैं क्योंकि खौफज़दा है अमेरिका ज़ाहिर है बढ़ती हुई ताकत से चाइना की, चाहे वो जौहरी हथियारों के अंदर हो या दीगर मामलात हों। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो अभी इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, इस तरह से ये दोनों ममालिक एक जगह पे दीगर ममालिक के साथ मिलकर बैठे हैं, तो ये मीटिंग जो है इसके बाद इस तरह का बयान दिया जाना, अगर उस मीटिंग में कुछ चीज़ें हल होने की जानिब जा भी रही थी, तो कहीं न कहीं बिगड़ सकती हैं, तनाव आ सकता है दोबारा से? देखिए, चीन और अमेरिका के माबैन हालिया सालों में अगर हम जो इवेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर पर अगर उस पर हम नज़र दौड़ाएँ, तो हमें ये लगता है कि चीन और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुक है, इसमें कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि ठहराव आएगा, वो हमें ठहराव आता हुआ नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर ताइवान के हवाले से अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं, वो उनकी जानिब से दौरे किए गए और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के माबैन एक शिद्दत आती जा रही है तनाज़े में और दोनों के माबैन लफ्ज़ी जो एक जंग है वो जारी है और चीन जो है वो अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान के साथ किसी भी किस्म का जो बायलैटरल एक्सचेंज है वो ना किया जाए, क्योंकि ताइवान चीन का एक हिस्सा है, ये एक अलहदा रियासत नहीं है। लेकिन अमेरिका वन चाइना प्रिंसिपल जो है, वन चाइना पॉलिसी को फॉलो तो करता है, लेकिन फिर भी चीन को डिस्टर्ब करने के लिए स्ट्रेटेजिकली ताइवान के साथ जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो कायम रखता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो आई है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि अमेरिका जो है तिजारती हवालों से सिंकियांग का जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया और हांगकांग के हवाले से और ताइवान के हवाले से चूँकि चीन को तंग कर रहा है और ख़ास तौर पर इन चीन की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और इनकी जो एक वुसअत आती जा रही है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, यूरोप में इनकी रसाई बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर अमेरिका में, उस हवाले से अमेरिका जो है वो चीन को डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है, कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बयान जो है, ये एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, जो एक लफ्ज़ी जंग दोनों ममालिक के माबैन जारी थी, वो जारी रहेगी। ये उसी तनाज़ुर में ये बयान है और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों ममालिक मुस्तक़बिल करीब में किसी सियासी सतह पर मौजूद हों कि दोनों के माबैन लफ्ज़ी जंग जो है वो उसका ख़ात्मा हो जाए। हालाँकि दोनों ठीक ममालिक ये है। कोशिश कर रहे अच्छा हैं, अच्छा लेकिन चलें ये ये सिलसिला लफ्ज़ी जारी जंग रहेगा। तो जारी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्की दिफ़ा के नाम पर जो जौहरी एटमी हथियारों के तजुर्बात हैं, वो भी साथ-साथ जारी हैं। लेकिन ज़मीर साहब आप भी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि ये जो भी तजुर्बात किए जाते हैं किए तो ये इसलिए जाते हैं कि जी हम अपने दिफ़ा को मज़बूत बनाना चाह रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन ताकतवर ममालिक सिर्फ़ एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए ऐसा करते हैं। तो फिर हम ये समझें कि इस मीटिंग के बावजूद, इस एग्रीमेंट के बावजूद जो 5 बड़े ममालिक के दरमियान हुआ है, होने कुछ नहीं वाला है। ये हथियारों की दौड़ जो है ये इसी तरह से जारी रहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हथियारों की दौड़ जो है ये बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगी, ख़ास तौर पर ऐसे वक़्त में जबकि दुनिया में इस वक़्त ये हर तरफ आवाज़ उठ रही है कि हम शायद किसी दूसरी सर्द जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के माबैन जो ताल्लुकात इस वक़्त हमें एक जो है वो कशीदगी का शिकार नज़र आते हैं। पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया, थिंक टैंक्स, वो उनका ये ख़्याल है कि अमेरिका और चीन के माबैन ये जो तनाज़ा है ये बढ़ता रहेगा और इसमें जो हथियारों की दौड़ है वो जारी रहेगी।
लेकिन इसका एक और पहलू भी है, अगर हम 70 और 80 की दहाई में देखें, तो दुनिया में जो जौहरी हथियार उस वक़्त मौजूद थे, उनकी तादाद हज़ारों में थी। तकरीबन 70,000 के करीब जौहरी हथियार 80 की दहाई में मौजूद थे, और जो अब तादाद कम होकर, घटकर तकरीबन जो है वो 13-14,000 के करीब मौजूद है। तो ये मुस्लिम ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, इनके माबैन कोशिशों की वजह से ही ये तादाद कम हुई है। लेकिन अब इन हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हथियारों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन इनको तबाहकुन बनाया जा रहा है, और खास तौर पर जो हाइपरसोनिक जो आजकल और मिसाइल्स जो बन रहे हैं, जिनकी आवाज की रफ्तार से भी बहुत ज्यादा जो है वो स्पीड होती है, उन पर काम किया जा रहा है। वो बहुत तबाहकुन है। इस वक्त जो एक डिबेट है वो ये नहीं है कि जोहरी हथियार जो है वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। जो प्रॉब्लम है, जो एक कंसर्न है, वो ये है कि इन जोहरी हथियारों को जो मॉडर्नाइजेशन इनकी की जा रही है, और उनमें जो एक तबाहकुन एलिमेंट इसमें एक ऐड किया जा रहा है, वो दुनिया के लिए खतरनाक है। उसको कैसे रोका जाए? कैसे ये बड़े ममालिक किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे, किसी एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंचे कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, जो जोहरी हथियारों की, इस पर काबू पाया जाए, इसको कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए, ताकि ये जो दुनिया के लिए एक आने वाले सालों में एक तबाहकुन एक चीज नजर आ रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जा सके। ठीक है, कोशिश तो ये की जा रही है, लेकिन ये सिलसिला फिर इस तरह से रुकता हुआ दिखाई तो नहीं देता है। ज़मीन असदी साहब, बयानात की हद तक ही है, बाकी ये जो एक बड़ा इजलास हुआ, एक बड़ी बैठक हुई जिसमें एक बड़ा एग्रीमेंट सामने आया, वो भी ऐसा लगता है कि बस एक मुलाकात तक रह जाएगा, हासिल वसूल कुछ नहीं होने वाला है इससे। बहरहाल देखते हैं कि अब अमेरिका की जानिब से, ख़ास तौर पर रशिया की जानिब से क्या रिएक्शन आता है ये भी, और फिर अमेरिका की जानिब से क्या रिएक्शन आता है इस पर, ये जो बयान दिया गया है चाइना की जानिब से आज इतना अहम, इस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं, अपने देखने वालों को यकीनन आगाह करेंगे। आपने अपना तज़िया शेयर किया मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, अमेरिका की बात हो रही है, और अमेरिका की बात हो रही है चाइना से, उसके क्लैश को लेकर, और अभी ये जो मामला सामने आया है, जो गर्मा गर्म बयान सामने आया है चाइना की जानिब से, वो अमेरिका ही को ख़ास तौर पर दिया गया है। रूस के साथ तो उसके मामला बहुत जगह पर हमें बहुत बेहतर दिखाई देते हैं, जैसे कि ज़मीर असदी साहब भी अभी ख़ुद फरमा रहे थे। बहरहाल जी, जब अमेरिका का जिक्र होता है तो अमेरिका की बात आज हमें इसलिए भी करनी है कि कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था, आप जानते हैं 6 जनवरी को हुआ था। आज 6 जनवरी है, तो आज के दिन होने वाले इस हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत जो 6 अफराद हलाक हुए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। कैपिटल हिल हमले के जिम्मेदार कौन हैं, उन्हें अभी इस बारे में नहीं कहा जा रहा है कि उनके असल में मकासद क्या थे, कौन लोग थे इसके पीछे, क्या चाहते थे। ट्रंप पर इल्ज़ामात अलबत्ता बहुत सारे लगाए जा रहे हैं बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन ट्रंप जो है वो इल्ज़ाम किसी और पर धरते हुए दिखाई देते हैं। ज़िम्मेदार कौन है, किनको ठहराया गया, उन्हें क्या सज़ा सुनाई गई, ये मामला क्या है, क्यों अटैक हुआ था, कब हुआ था, कब किस लम्हे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में है। पहले ये देखिए, फिर हमारे साथ जी साजिद तारड़ साहब मौजूद होंगे, रहनुमा है रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिका से, उनसे हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को अमरीकी जमहूरियत में एक रोशन मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन गुज़श्ता साल आज के दिन इस तस्वर को शदीद धचका लगा। 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कानून साज पार्लिमान की इमारत में जमा थे ताकि नौमुंतखब सदर की फतह की तौसीक कर सकें। रिपब्लिकन के हारने वाले उम्मीदवार और उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हामियों से खिताब किया और धांधली का इल्जाम लगाया। उनका एक ही दावा था, जो बाइडेन ने 2020 के सदारती इंतखाबात चोरी किए थे। इस चोरी को रोकने के लिए ट्रंप के वफादारों ने कैपिटल हिल में हंगामा आराई का तूफान खड़ा कर दिया, जिसका मकसद था कि कांग्रेस को जो बाइडेन की फतह के लिए तौसीक से रोका जाए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद मारे गए थे। हंगामा राय के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने सदारती इंतखाब 2020 के नताज की तौसीक कर दी, जिसके बाद ट्रंप को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा सामने आया। इस हमले की तहकीकात के लिए एक आजादाना कमीशन के कयाम के लिए दोनों जमातों ने मिलकर बिल पेश किया। ट्रंप के हामी रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत ने इसकी मुखालफत की और ये मंजूर न हो सका। अमरीकी विफाकी तफ्तीशी एजेंसी FBI ने खुफिया कैमरों, वीडियोज और मोबाइल फोन फुटेज से हासिल शुदा शवाहिद की रोशनी में 727 अफराद पर इल्जामात आयद किए और उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी। इनमें बाज लोगों को $500 तक के जुर्माने आयद किए गए। अमेरिका की विफाकी अदालत ने मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट को हमले के दौरान एक पुलिस अफसर को मुक्का मारने पर 41 महीनों की सजा सुनाई। सर पर सींगों की टोपी से पहचाने जाने वाले QAnon शैमन से मशहूर शख्स को 4 साल से ज्यादा की
की सजा सुनाएगी। हमले की पुष्टपनाही करने वाले भी कानून के शिकंजे में आ गए हैं। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान की सिलेक्ट कमेटी कैपिटल हिल पर होने वाले हमले की इंक्वायरी कर रही है। स्टीवनन को सुनाई जाने वाली सजा तहकीकाती कमेटी की पहली कानूनी कार्रवाई थी। कैपिटल हिल पर हमले का केस अमेरिकी अदालत में चल रहा है और जुर्म साबित होने पर मुल्जमान को सजा भी सुनाई जा रही है। बिल्कुल जी, जिस पर जुर्म साबित होता जा रहा है सज़ा भी सुनाई जा रही है। मिनिमम जो सज़ा दी जा रही है वो $500 की है। आपने इस रिपोर्ट के अंदर जाना। अच्छा, अब हुआ क्या था जी 6 जनवरी को लास्ट ईयर? इस रिपोर्ट में तो हमने आपको बताया वो हक़ाइक़ जो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन कुछ और हक़ाइक़ जो जिनमें कितनी हकीकत है नहीं है ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन ये वो हक़ाइक़ हैं जो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से बताए जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी साजिद तारड़ साहब, जो कि रहनुमा है रिपब्लिकन पार्टी के। वीडियो लिंक पर हमें अमेरिका से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार फिर से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट पर बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। My pleasure. Thank you so much for having me in your show. अच्छा साजिद साहब, रिपोर्ट हमने दिखाई कैपिटल हिल में क्या हुआ, इस 1 साल के दौरान केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, मुकदमे के दौरान क्या क्या दस्तावेज़ात पेश की जा रही हैं, FBI क्या कहती है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आपका ताल्लुक़ चूँकि रिपब्लिकन पार्टी से है, आप हमें बता दीजिए पहले आप क्या कहते हैं, क्या हुआ था उस दिन, क्यों हुआ था? देखिए 6 जनवरी को जो लोग आए थे, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो सब गैर मुसल्लह थे। उनके पास कोई असला नहीं था, उनके पास कोई हथियार मौजूद नहीं थे। उसके बाद और दूसरा जो कैपिटल हिल है इज अ पब्लिक प्लेस, वहां पे कोई भी अमेरिकन सिटीजन जा सकता है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। इज अ ठीक पब्लिक है, वो प्लेस, जब वहाँ नंबर जाके कुछ 1। भी कर सकता है साजिद साहब। जी नहीं, देखिए उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं की थी, वो सारे लोग फ्लाई करके आए थे। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एक नाहत्ती औरत को वहां पे कत्ल किया था पुलिस ने, और वो आर्मी में सर्व कर चुकी थी और उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अब मैं अच्छा यहाँ पे ठीक ये है। बताना चाहूंगा कि देखिए अमेरिका के अंदर जमहूरियत के साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि 6 जनवरी, आज 6 जनवरी है, अफगानिस्तान से जिस तरीके से निकले उसका कोई गम नहीं है, ताइवान की कोई फिक्र नहीं है, यूक्रेन पे कोई तशवीश नहीं है, फ्रेंच एम्बेसडर जा चुका है, 12 मिलियन जॉब्स ओपन है, महंगाई सर को चढ़ रही है। लेकिन 6 जनवरी को क्यों आज इतना बड़ा इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि ट्रंप का लफ्ज जो है इनके लिए खौफ की अलामत बन चुका है। इन्हें पता है कि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन में ये हारेंगे और 2024 में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा, वो भी पता है। चले जरा इस वाकये की तरफ आते हैं कि वहां पे जो कुछ हुआ उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं कि बहुत बड़ी बात हुई 6 जनवरी को जमहूरियत पे डाका डाला गया। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क ये है कि जब व्हाइट हाउस पे अटैक हुआ था और प्रेसिडेंट साहब को बंकर में ले जाया गया था उनकी सेफ्टी की वजह से, ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने अटैक किया था, वाशिंगटन डीसी जल रहा था, तो उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? अच्छा साजिद साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सारे वाकयात पे हम बात कर लेंगे, आई प्रॉमिस इसी प्रोग्राम में कर लेंगे जो चीज़ें आप कह रहे हैं। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बकौल आपके क्या हुआ था कैपिटल हिल में 6 जनवरी को? कैपिटल हिल पे लोग गए थे, लोग वो पूरे मन एहतजाज कर रहे थे, उनके खिलाफ गलत इस्तेमाल लफ्ज किए जा रहे हैं, उन्होंने कोई अटैक नहीं किया था। वहां पे उनके साथ देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि उनके वो मुसल्ला नहीं थे, उन्होंने कोई आग नहीं लगाई। इस पे कई कांग्रेसमैनों की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। सही। तो ये तोड़फोड़ किसने की थी फिर? देखिए तोड़ फोड़ तो देखिए जब आगे से पुलिस उनको मार रही थी, जब एक औरत को वहां मार दिया उन्होंने, अंदर निहत्ती औरत को शूट करके मार दिया गया, तो उसके बाद लोग वो भगदड़ मची, वहां पर लोग आए, वहां पे इधर उधर भागना था। देखिए सारे लोग फ्लाई करके होटल में रह रहे ये थे। सब लोग जब मुश्तिल हो गए थे, चले आप कह रहे हैं मुश्तिल नहीं हुए थे, पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे, ये किसके कहने पे आए थे? कौन सी शख्सियत थी वो, नाम लेना चाहेंगे आप, जिन्होंने तकरीर की और उस तकरीर के बाद हालात बदल गए सारे? देखिए अमेरिका के अंदर मेल इन वोटिंग के जरिए यहाँ पे फ्रॉड हुआ, इसके शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके पास कई ऐसे टूल मौजूद हैं CNN टाइप के, जो लोगों को हकीकत से दूर रखते हैं। मसला असल में ये है। तो उस वक्त भी जो हुआ था, वो प्रेसिडेंट साहब बल्कि अपील करते रहे लोगों से कि आप पूरअमन तरीके से वापस चले जाएं। ठीक है, उसको शुक्र है आगे साजिद नहीं साहब, बढ़ाया उन्होंने जा रहा। अपील कर दी थी, शुक्र है उन्होंने अपील कर दी थी बाद में। अगर वो अपील नहीं करते तो ये जो 6 लोग मरे हैं 2 पुलिस एहलकारों समेत, शायद इसमें और बड़ा सारा नुकसान हो जाता है। एक निहत्ती खातून को उसमें मैं- बकौल आपके, सर सुन लीजिए ना साजिद साहब, सुन लीजिए प्लीज, मेरी अर्ज सुन लीजिए।
एक निहत्ती खातून को पुलिस वालों ने खुद मार दिया। तो ये जो 2 पुलिस वाले मरे हैं इन 6 लोगों में, इनको भी पुलिस वालों ने ही मारा सर? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए ना क्या हुआ सर? मैं यही बताना चाहूँ, वो वहां पे नहीं मरे। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि वो पुलिस वाले आपने देखे उन पे जो लगाया गया, वो अपने तभी मौत मरे थे दूसरे तीसरे दिन जाके इन्होंने उस पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि लोगों ने मारा। उनको लोग तो जख्म नहीं निहत्थे आए थे, हुए उनके पास तो थे गन साजिद नहीं साहब, उनको जख्म नहीं आए हुए थे इस झड़प के दौरान? वो जख्मी नहीं हुए थे तभी मौत मर गए? तो आप उसकी इन्वेस्टिगेट कर ले। एक पुलिस वाला मरा था, वो भी दूसरे तीसरे दिन जाके मरा था, तभी मौत अपने हार्ट अटैक की वजह से। मैंने तो लेकिन वो लोगों इन्वेस्टिगेट को नहीं नहीं करना है ना बताया। साजिद साहब। एफबीआई ने, सर सुन लेना, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया। एफबीआई का कहना है कि जी इसमें 721 अफराद के फुटेजेस सामने आई हैं। जो सीसीटीवी वहां पर कैमरास लगे हुए थे उनके मुताबिक 721 लोग ट्रंप की उस तकरीर के बाद वहां पर आते हैं, झगड़ा करते हैं, लोगों की जान लेते हैं और बहुत सारी तोड़फोड़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें फुटेज के अंदर मौजूद हैं। पुलिस वालों को किस तरह से मारा गया, कैसे तशद्दुद किया गया, ये भी मौजूद है। आप कह रहे हैं कि वो तबई मौत मर गए, तो फिर ये कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं ये तो फिर बड़ा गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है ये तो आपके हामियों के साथ सर। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा हूं। यहाँ पे तो केजीबी स्टाइल पे चल रहा है, जमहूरियत तो रही नहीं है अमेरिका के अंदर। आपको किस, मैं खुद उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा चल रहा हूँ। मुझे खुद 3 दफा इन्वेस्टिगेट किया गया एज ए ट्रम्प सपोर्टर। तो यहाँ अमेरिका में तो देखे ना, अब इनको जरूरत पड़ गई है जमहूरियत में समिट करने के लिए, लोगों को दुनिया को बताने के लिए कि वो स्टिल डेमोक्रेटिक कंट्री का हकीकत है नहीं है, अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है यहाँ पे। एक सिंगल पार्टी रूल चाहते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर 8 लाख लोगों को, नॉन अमेरिकन सिटीजन को वोटिंग राइट दे दिए हैं। यहाँ पे तो जमहूरियत का खतरा है, बिल्कुल प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। इस वक्त प्रेसिडेंट साहब की अपनी रेटिंग 30% में चल रही है। वो देखे, वो डोनाल्ड ट्रंप का कसूर है। इनके अपने हालात खराब है, वो जो इसलिए तो पोर्ट्रे करते हैं कि रिपब्लिकन से डर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लफ्ज से डर रहे हैं। वो वजह तो ये है। मुझे इस केस के बारे में बता देना। आपको भी साजिद साहब इन्वेस्टिगेट किया गया है, आपने भी यकीनन कुछ सबूत, कुछ चीज़ें, कुछ शवाहिद अगर आपके पास होंगे आपने वहाँ दिए होंगे। चलिए मुझे इसका स्टेटस बता दीजिए। अब अभी जो केस चल रहा है, अभी आपके इतने सारे बेगुनाह लोगों के ऊपर, बकौल आपके जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं बेचारों ने। देखें, ये वही हालात हैं जमहूरियत के जो डेवलपिंग कंट्री में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और बल्कि सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमें सपोर्ट करता है, रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा हमारी रेटिंग ऊपर जा रही है। उसकी वजह यह है कि जितना ये CNN या दूसरे मीडिया और जितना प्रेसिडेंट साहब सीखते हैं, दुनिया को पता चलता है कि यहाँ पे दिस इज नॉट जस्टिफाइड। अफगानिस्तान इनके लिए मसला नहीं है, ताइवान यूक्रेन मसला नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मसला है इनके लिए खौफ की इलामत बन चुका है। यहाँ पे महंगाई है, वो इनके लिए मसला नहीं है। 5.4 मिलियन लोगों ने पिछले महीने रिजाइन कर दिया है क्योंकि सोशलिज्म है। यहाँ पे लोगों को घर बैठा के खाना खिलाया जाता है। ये मसला नहीं है इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब हवा बन चुके हैं। लेकिन जितना ये जोर देते हैं, जितना CNN इसके खिलाफ चलता है, इज सपोर्टिंग आवर आर्गुमेंट, इज सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप, इज सपोर्टिंग रिपब्लिकन पार्टी। असल में ये इन्हीं को यही नहीं पता चला कि आप फ्री एयर टाइम दे रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जो कुछ मई जून में हुआ था, व्हाइट हाउस पे अटैक हुआ था, जो ब्लैक लाइव मैटर ने किया, जो इंतीफा ने किया, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। उसको कहते हैं वो पुरअमन एहतजाज था और ये इंसरेक्शन थी। देखें इनके ड्रामे अच्छा देखते ठीक है ना जाएं। साजिद साहब, चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कुछ आप लोगों की जानिब से कुछ नहीं हुआ था, जो कुछ हुआ था वो पुलिस ने वहाँ पर क्योंकि ये कह लें ओवर रिएक्ट किया उस सारे वाक़े के ऊपर, और उस पर फिर कुछ लोग भी आपकी जानिब से जो गए थे वो थोड़े बहुत मुश्तिल हो गए, लेकिन उन्होंने किसी की जान नहीं ली है। तो मुझे ये बता दें कि फिर जो ट्रंप के साबिक मुशीर हैं, उनको जब बुलाया गया इस कमेटी के अंदर जो इस सारे मामले पर इंक्वायरी कर रही थी, तो वो क्यों पेश नहीं हुए? क्यों उनके ऊपर हद तक इज़्ज़त का उनको वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयत करना पड़ी? रिपब्लिकन या ट्रंप ये जो आप जितने भी लोग हैं, ये इस कमेटी के फैसले पर क्या राय रखते हैं? ये जो फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयत की गई है पेश ना होने की, ये सही है या ये भी गलत है? उन्होंने सही किया आपको लगता है पेश ना होके? मैं इस सारे ड्रामे को बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरीके से ये इन्होंने शोर डाला था कि रशियन कलूजन हुई इलेक्शन में। इन्होंने 2 दफा इम्पीच करने की कोशिश की प्रेसिडेंट साहब को, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं कर सके। उसी तरीके से ये सिर्फ एक सियासी टूल है, ये एक पॉलिटिकल कैंपेन का उसका एक हिस्सा है, प्रोपेगेंडा का। और दैट इज द रीजन स्टीव ब्रैनन इज नॉट कमिंग। दैट इज द रीजन। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के लड़के को बुलाने की कोशिश की जा रही न्यूयॉर्क में, उनकी लड़की को बुलाने की कोशिश की जा रही है। मामले को ज्यादा हवा मिल रही है ना,
आ जाएं, साबित कर दें कि गलत नहीं है। नहीं हवा दे रहा है, जितना हवा दे रहे हैं उतना हमारे तो फायदे में जा रही है। फ्री का एयर टाइम दे रहा है, सीएनएन भी दे रहा है। आज देखें सीएनएन का, आप देखें अगले दिनों ने दिखाया कि 2021 इन द पिक्चर्स, वो सारी जनवरी 6 की पिक्चर्स थी। हमें तो फ्री टाइम दे रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी को, डोनाल्ड ट्रंप को और पॉपुलर कर रहे हैं ये। हमें तो हमारे तो फायदे में जाता है, तो करें जिस तरीके आप से करना समझे है। ना, आप समझें, हो सकता है साजिद साहब कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाए अगर उनके मुशीर जो हैं वो पेश हो जाएं, वहाँ कोई बयान दे दें, उसमें भी तो आपको एयर टाइम मिलेगा ना। हम आधा अमेरिका जो बाइडेन को अपना प्रेसिडेंट नहीं समझता। वजह यह है, आधा अमेरिका समझता है उनके साथ मेल इन फ्रॉड किया गया है। ये हालात हैं यहाँ पे अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। अमेरिका इज सीरियसली डिवाइडेड, और जो करंट प्रेसिडेंट साहब हैं वो सिर्फ डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट नहीं है, अगर समझे तो वो पूरे अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन ही इज बिहेविंग लाइक ही इज ओनली डेमोक्रेट प्रेसिडेंट। उन्होंने अभी तक इस प्रोसेस को हील करने की कोशिश नहीं की। ये जितना 6 जनवरी को उछालते हैं, अमेरिका उतना ज्यादा डिवाइड होता जा रहा है। हमें नजर आता है हमसे इंतकाम लिया जा आप रहा ये है। समझते हैं कि जितना इस वाकये को उछाला जा रहा है उतना अमेरिका डिवाइड होता चला जा रहा है, जितना इस वाकये को हवा दी जा रही है उतना आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे फिर ये बता दीजिएगा कि ये जो कैपिटल हमला है, कैपिटल हिल हमला जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो आइंदा होने वाले सदारती इंतखाबात हैं अमेरिका के अंदर, उनमें अपने असरात दिखाएगा, और आप ये समझते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे आपकी पार्टी के लिए? मेरी पार्टी ये कहती है कि अगर इन्होंने दोबारा मेल इन इलेक्शन कराने की कोशिश की, इन्होंने इसी तरह के औछे हथकंडे किए, तो who will not believe in the coming elections at the same time। 8 लाख नॉन सिटीजन्स को जिस तरीके से न्यूयॉर्क में वोटिंग राइट्स दिए, जी जी, फिर एक और तकरीर सामने आएगी, एक और कैपिटल हिल हो जाएगा, क्या होगा फिर? नहीं, अगर एक व्हाइट हाउस पे अटैक हो सकता है तो कैपिटल पे पुरअमन लोग गए थे, हम एहतजाज करेंगे, हमारा राइट है, we will do it। अभी जैसे 6 लोग मरे थे, अभी जैसे पुरअमन एहतजाज में 6 लोग मरे थे, तो हम सोचें कि अगर आइंदा भी आपकी जानिब से कोई इस तरह का पुरअमन एहतजाज होता है तो फिर अमेरिका में लोग तैयार रहें। हम बिलीव नहीं करते कि जो 6 लोग थे वो रिपब्लिकन ने मारे थे, उनकी गैर वॉलेंट डेथ उनकी बाहर होती रही है। हमें ज्यादा अफसोस यह है कि एक निहत्ती औरत को पुलिस वाले ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके एक निहत्ती औरत को गोलियां मार के मारा था, और उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, बल्कि डेमोक्रेसी यहाँ पे नाम की रह चुकी है। आप पेश हो ना कमेटी के सामने, आप जाएं ना, आप सबूत लेके जाएं, अवाम के सामने भी आए, एयर टाइम तो आपको फिर भी मिलेगा। नहीं, मैं तो 3 दफा गया इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाऊं एज ए ट्रम्पस्टर, एज ए रिपब्लिकन। ये स्टीव साहब क्यों नहीं पेश हो रहे सर? स्टीव बैनर को नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं, देखें मुझे तो बुलाया तो मैं गया, लेकिन मैं कमेटी के सामने नहीं गया। Why you going there and why? अच्छा जी, ठीक हो गया साजिद साहब, वक्त हमारे पास कम है। आई विश किसी दिन हम पूरी जो ये जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है ना, खासतौर पर जो रिपब्लिकन पार्टी राय रखती है, सब खासतौर पर बाइडन के हवाले से, उनकी सदारत के हवाले से, इस पर हम पूरा एक प्रोग्राम आपके साथ कर सकें। सिर्फ कैपिटल हिल के हवाले से बात ना हो, दीगर जो मामलात आप कह रहे हैं उनके हवाले से भी बात हो। इस वक्त क्या चीज़ें ट्रंप सोच रहे हैं, आइंदा इंतखाबात में क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात कर सकें। तो विल ट्राई आपके साथ एक नशस्त जो है थोड़ी लंबी नशस्त रखी जाए। बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला साजिद साहब, और आप बहुत ही मैं कहूँगी बहादुरी के साथ डिफेंड कर रहे हैं ट्रंप ने जो कुछ किया था, जो तकरीर हुई, और उसके बाद जिस तरह से 6 लोग अफसोस की बात की उसमें मारे गए थे। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला साजिद साहब, थैंक यू सो मच। साजिद साहब से हम बात कर रहे थे, हमेशा की तरह वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जी कैपिटल हिल जो हमला हुआ था वो ट्रंप की इस तकरीर के बाद हुआ था। वो कह रहे हैं कि वहाँ तो पुरअमन लोग गए थे, जो शरारत की गई थी वो पुलिस की जानिब से की गई थी, अगर ये शरारत नहीं की जाती तो वहाँ पर इतना नुकसान नहीं होता, और जो पुलिस वाले इसमें मारे गए हैं वो तो अपनी तबई मौत मरे हैं। बहरहाल जी ये उनका मानना है। केस अभी चल रहा है 721 लोग इसमें नामजद हैं, और ये जो लोग हैं ये सीसीटीवी फुटेज के अंदर शनाख्त हुए हैं, जिन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी, लोगों को मारा था, जख्मी किया था, और बाद में जिनकी डेथ हो गई। बहरहाल मामला चल रहा है। आज चूँकि इसको पूरा 1 साल हुआ था तो हमने ज़रूरी समझा कि इस पर बात की जाए, और बात भी हमने रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा से की कि चलें जी बाइडन क्या कहते हैं, उनकी हुकूमत क्या करिए, तो सारी चीज़ें सामने आती हैं, ज़रा दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी लिया जाए जिस पर इल्ज़ाम धरा जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान की। नाज़रीन, सियासी इंतशार और दंगे फसाद यहाँ पर जारी हैं। पेट्रोल और LPG की कीमतों पर होने वाले एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुजाहिरों के बाद ताजिकिस्तान में देखा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी और सदर ने काबीना बरतरफ कर दिया है, लेकिन अवामी गुस्सा इस पर भी ठंडा नहीं हुआ है। मुजाहिरीन ने सरकारी दफातर और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी है। पार्लियामेंट पर भी धावा बोला गया है, और इसी बाइस दारुल-हुकूमत नूर सुल्तान समेत मुल्क भर में 19 जनवरी तक हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है।
इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है और 2 जनवरी से जारी मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 30 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। काज़ाकिस्तान के शहर अलमाती में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 2000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद पर हंगामा आराई और सरकारी अमलाक पर हमलों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सदर की जानिब से शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई है और कहा गया है कि वो अपनी सफ़ों के अंदर और बाहर इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें, सरकारी इमारतों पर हमला करने की बातों पर कान न धरें। काज़िक पुलिस चीफ ने खबरदार किया कि इंतहा पसंद मुजाहिरों की सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज पुलिस की मदद के लिए पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब रूस के ज़ेर क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद के मुताबिक काज़ाकिस्तान में जारी बदअमनी पर काबू पाने में मदद के लिए फ़ौजियों का पहला दस्ता भेज दिया गया है। सिचुएशन यहाँ तक क्यों पहुँची है जी? काज़ाकिस्तान जो कि ये सूरत हाल तो देखें आप वहाँ पर क्या हो रही है, सड़कों पर सन्नाटा है और अगर कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो तबाही के मनाजिर हैं जो यहाँ पर आने वाले जो मुजाहिरीन हैं वो मचाते हुए हमें दिखाई देते हैं। मरियम रज़ा साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं जी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर की खास तौर पर आज हम उनसे बात करने वाले हैं काज़ाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। मेरे ख्याल में लाइन पे मौजूद है हमारे साथ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम रज़ा साहिबा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रही हैं। मरियम साहिबा ये बताइएगा, काज़ाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं जो 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के दौरान आज़ाद हुआ था। अच्छा, काज़ाकिस्तान, रूस, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मीनिया के इत्तेहाद में एसटीओ का रुकन है अगर हम काज़ाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन ये मुजाहरे जो हैं ये बहुत गैर मामूली हैं। क्या अहमियत है काज़ाकिस्तान को लेकर अगर हम बात करते हैं इस सारी सिचुएशन की, इन दीगर ममालिक के साथ अगर इसको रिलेट किया जाए? और कुछ मैं चाहूँगी कि आप इसका कुछ बैकग्राउंडर भी दे दें, कब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, क्यों हुई? वाक़तन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को, आम लोगों को उकसा रहे हैं, उनके कुछ मकासद हैं इसमें मरियम? जी बिल्कुल, पहले अगर बात की जाए कि किस तरह से सारे मामलात शुरू हैं या इनके पीछे क्या-क्या वजूहात हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि कज़ाकिस्तान में किन अमूर पे जो है, कौन से ऐसे अनासिर हैं, जो इन चीज़ों को जिन्होंने शुरू किया। अब कज़ाकिस्तान में सिचुएशन पहले ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले 3 बार कज़ाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस तरह के जो हैं वो मूवमेंट्स चल चुकी हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या ऐसे अनासिर के खिलाफ जो कि इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। अब जिस तरह आज जो आजकल जो मसला चल रहा है वो बेसिकली ऑयल प्राइसेस पे है कि उसकी प्राइसेस जो हैं वो हाई कर देगी जिसके खिलाफ अवाम ने मुज़ाहिरे करने शुरू कर दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये है बेसिकली कि जो पहले मसला शुरू हुआ था वो सिर्फ़ एक रीजन में शुरू हुआ था जिसमें कज़ाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने फ़ौरन इक़दामात लिए और उसके बाद फ़ौरन ही प्राइसेस को लो कर दिया। लेकिन उसके बाद ही अगर हम देखा जाए तो जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं उसके ज़रिए से जो है वो पूरे मुल्क में ये इंतशार फैला और लोगों ने बड़ी तादाद में मुज़ाहिरे करना शुरू हुए। इसके पीछे जो ज़्यादा जो स्पॉन्सर जो रेडिकलाइज़ेशन को स्पॉन्सर किया जा रहा है वो मेरे ख़्याल से अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और यही बहुत बड़ा अनासिर है उसमें कि जिसने जो है वो सिर्फ़ एक रीजन से हट के पूरे मुल्क में जो है इंतशार को फैलाया है। अच्छा ठीक है, आप अमेरिका को समझ रही हैं, लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि काज़ाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि रूस का भी बहुत अमल दखल है ना, इसी इत्तेहाद ने बेअमनी पर काबू पाने के लिए दस्ते भी भेजे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर ये इत्तलात भी आ रही हैं कि सूरत हाल जब तक मामूल पर नहीं आती है, क्योंकि रशिया ने ये कह दिया है कि उनके जो दस्ते हैं ये काज़ाकिस्तान ही में मौजूद रहेंगे। इल्ज़ाम अब ये रशिया पर लगाया जा रहा है कि वो इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ऐसा है? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये फ़िफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जो सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया गया है, इसके पीछे का जो आंसर है उसको समझने की और देखने की ज़रूरत है। रूस का बज़ाहिर को ऐसा कोई नेगेटिव रोल नहीं है क्योंकि जो कज़ाकिस्तान है वो रशिया और यूक्रेन दोनों को एलाय है और सपोर्ट करता है। तो रूस ने अगर अपने दस्ते भेजे हैं वो सिर्फ़ इसलिए है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ज़ाहिर बात है जो अवामी इंतशार फैल रहा है, उसमें जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है उससे बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है वो इस एस्पेक्ट से की जा रही है और इसमें रूस का जो है वो कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है बल्कि ये सारा जो है वो सपोर्ट मिली कजाकिस्तान जो है वो यूक्रेन और रशिया दोनों का एलाय है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो रूस ये सिर्फ एक यूएस की चाल है और इसमें रूस का जो है वो कोई नेगेटिव रोल नहीं है।
ठीक है, आपको लगता है कि उसका कोई नेगेटिव रोल नहीं है। अच्छा, फिर ये फरमा दीजिएगा मरियम साहिबा कि ये जो काज़ाकिस्तान में भी तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये जो सड़कों के मनाज़िर हम वहाँ पर दिखा रहे हैं, मुज़ाहिरीन को बहुत ज़्यादा अपील की जा रही है कि जी आप सड़कों से हट जाएँ, आपके अंदर जो तशद्दुद पसंद लोग हैं वो शामिल हो चुके हैं, आपको उकसाया जा रहा है। प्रेसिडेंट भी लोगों से कह रहे हैं कि आप सड़कों से हट जाएँ, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हैं। बताइएगा मरियम कि आगे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है? हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं या काबीना को बरतरफ किए जाने के बाद, पीएम के मुस्तफ़ी होने के बाद सूरत हाल बेहतर हो सकती है यहाँ पर? जी, मुझे लगता है कि जो कज़ाकिस्तान में जिस तरह रेडिकल मूवमेंट चल रही है या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इंतशार फैलाने में, उनकी वज़ह से बहुत बड़े लेवल पे कज़ाकिस्तान में जो पावर स्ट्रक्चर है उसको ऐसा कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट देखा जाए तो कुछ जो अनासिर हैं, जो ग्रुप्स हैं या जो मोनोपोलिस्ट हैं वहाँ पे जो इंतशार फैला रहे हैं, उनके लोकेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कज़ाकिस्तान की वो बहुत बड़े पैमाने पे इक़दामात कर रही है। इसके अलावा जो इनके इंटरनेशनल और रीजनल पार्टनर्स हैं, उसके साथ भी कज़ाकिस्तान जो है वो थ्रू है कि क्या इक़दामात किए जाएँ ताकि ये जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक होम बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए कि कज़ाकिस्तान की पॉलिसी या गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरनेशनल असिस्टेंस के साथ-साथ उनकी जो अपनी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, उस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए कि किस तरह से वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि इस तरह के अनासिर को और इस तरह के फैक्टर्स को जो है वो कवर किया जा सके और उसको लोकेट करके इसकी नफ़ी की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थीं। ख़ास तौर पर बात कर रही थी काज़ाकिस्तान के हवाले से, जहाँ सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। काबीना को बरतरफ कर दिया गया है और प्रेसिडेंट अब ये दरख्वास्त करते हुए लोगों से दिखाई दे रहे हैं कि वो पुरअमन रहें, लेकिन लोग ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। इस सूरत हाल पर हम यकीनन आपको अपडेटेड रखेंगे। मरियम रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी जी। अब हमें आपको ऑस्ट्रेलिया से एक अहम खबर देनी है। हुआ क्या है, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के नंबर 1 जो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनका वीज़ा मनसूख कर दिया है और उन्हें मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया है। जब हुकाम से पूछा गया कि इतनी बड़ी खबर, इतने बड़े स्टार, उनको मुल्क में दाखिले की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, तो हुकाम ने बताया ये कि उन्होंने कोविड वैक्सीन से इस्तिस्ना के लिए ज़रूरी सबूत फराहम करने में कोई मदद नहीं की है, वो ये सबूत पेश नहीं कर सके हैं। वजह क्या है? नोवाक जोकोविच पहले भी इनकार कर चुके हैं वैक्सीन को लेकर। अब बहुत सारी खबरें उनके हवाले से सामने आती रही हैं। अब मुल्क में उनका दाखिला क्यों बंद किया गया है, क्या दस्तावेज़ात उनसे मांगी गई थी, क्यों उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए बुध को मेलबर्न पहुंचे तो एयरपोर्ट हुकाम ने सर्बियन टेनिस स्टार को वैक्सीन से इस्तिस्ना और गलत वीजा की बुनियाद पर मुल्क में दाखिले से रोक दिया। टेनिस स्टार से मेलबर्न एयरपोर्ट के कमरे में वीजे की हैसियत और इस्तिस्ना के सबूत के बारे में 8 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने उनका वीजा मंसूख करने का फैसला सुनाने के साथ डिपोर्ट करने का फैसला भी सुना दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि उसूलों पर समझौता नहीं, खासकर जब बात हमारी सरहदों की हो, कोई भी इन उसूलों से बालातर नहीं। हमारी मजबूत सरहदी पॉलिसियां ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम रही हैं, हम चौकस रहेंगे। सर्बिया के सदर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर बरस पड़े। टेनिस स्टार के साथ नारवा सलूक की मजम्मत करते हुए नोवाक से फोन पर गुफ्तगू में कहा कि पूरा सर्बिया आपके साथ है। आलमी कवानीन के तहत नोवाक को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से नोवाक को वीजा फॉर्म में गलती की वजह से मुल्क में दाखिले से रोकने के गैर मामूली इकदाम से ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के दरमियान सिफारती तनाज़ा पेश आने का खतरा है। सर्बिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सर्बियन सदर ने ऑस्ट्रेलियाई सफीर को तलब किया, मुतालबा किया कि नोवाक को खेलने के लिए फौरी तौर पर रिहा करें। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 17 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान खेला जाएगा। मुंतजिमीन के मुताबिक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले ही इवेंट में शरीक हो सकते हैं। खिलाड़ियों या सरकारी तौर पर तिब्बी इस्तिस्ना याफ्ता खिलाड़ियों को ही टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की मुखालफत का इजहार किया था। ये पहला मौका नहीं जब नोवाक ने किसी मुरवजा तिब्बी अमल की मुखालफत की हो। वो इससे कबल 2017 में कोहनी की तकलीफ के वक्त सर्जरी की मुखालफत कर रहे थे। ये फैसला उस वक्त उनके कोच आंद्रे अगासी से उनकी अलहदगी का बायस बना था। बिल्कुल जी, 17 से 30 तारीख के दरमियान ये इवेंट होना है। दिन बहुत कम रह गए हैं, तकरीबन 11 दिन रह गए हैं, आई एम नॉट रॉन्ग।
अब देखें, अब सर्बिया तो कह रहा है कि इन्हें खेलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने को तैयार नहीं है। इस मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब होने की जो चमगोइयाँ हैं वो गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। दिन भर की अहम खबरें कहाँ, किस मुल्क में, किस बरे-आज़म में क्या हुआ, इससे तो हमने आपको आगाह किया। अब आपसे कल मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हम आपको दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं, और ये खबरें आप देखेंगे हमारे सेगमेंट चलते चलते। लोगों के एहतजाज तो आप सब ने देखे होंगे, लेकिन चिली में 10,000 शहद की मक्खियां भी एहतजाज करने पहुंच गईं। चिली के सिदारती महल के सामने अनोखा एहतजाज हुआ, जिसमें शहद की मक्खियां पालने वाले व्यापारी ने शिकायत की कि तवील मुद्दती खुशहाली से शहद की मक्खियों की खुराक यानी फूल और फसलें खत्म होती जा रही हैं। इस वजह से मक्खियों की अफजाइश शदीद मुतासर हो रही है। एहतजाज के दौरान शहद की मक्खियों के डंग ने 7 पुलिस अफराद अस्पताल भी पहुँचा दिए। बरतानिया में एक नौजवान ने पसंद की शादी का ख्वाब पूरा करने के लिए अनोखा कदम उठाकर सबको हैरान कर दिया। मनपसंद बीवी की तलाश के लिए नौजवान ने एक बड़ा बिल बोर्ड अपनी तस्वीर के साथ नस्ब किया, जिसमें लिखा था कि मुझे अरेंज मैरिज से बचाओ। 29 साल नौजवान ने बिल बोर्ड पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया, जो उन्होंने शरीके हयात की तलाश के लिए बनाई है। कुत्तों के साथ अब चूहे भी बू सूंघकर जगह और सिमत का पता लगाने लग गए हैं। तंजानिया की एक तंजीम पिछले चंद साल से बड़ी जिसामत वाले मुकामी चूहों की मदद से बारूदी सुरंगें ढूंढने के अलावा टीबी का पता चलाने का काम भी ले रही है। गुज़िश्ता माह इस तंजीम ने एक नए मंसूबे का आगाज किया है, जिसमें चूहों को तलाश और इमदाद जैसी कार्रवाइयों की तरबियत भी दी जा रही है। तंजीम के मुताबिक चूहों को तरबियत के बाद अब मकामी किसानों को भी हिफाजत के लिए फरोख्त किया जाता है। सऊदी अरब की खवातीन अब ट्रेन भी चलाएंगी। सऊदी खवातीन अनकरीब मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस शहरों के दरमियान तेज रफ्तार हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी निभाएंगी। सऊदी रेलवे पॉलीटेक्निक ने ऐलान किया कि इसने हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन लीडर्स प्रोग्राम में तरबियत के लिए सऊदी खवातीन की रजिस्ट्रेशन खोल दी है। सऊदी हुकाम का कहना है कि ये खवातीन हरमैन सर्विस की बढ़ती मांग में ड्राइवरों की कमी को पूरा करेंगी। अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो आप 4 लोगों को धक्का लगाने बुलाएंगे, लेकिन भारत में एक खातून ने बालों से ट्रक खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आलमी रिकॉर्ड की जानिब से इस साल बनने वाले पहले रिकॉर्ड की वीडियो जारी की गई है, जो कि अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वीडियो में आशना रानी नामी भारतीय खातून को 12,216 किलोग्राम वजनी बस को अपने बालों की मदद से खींचकर चलाते हुए देखा जा सकता है।